तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे प्रिपेयर होती हैं। तो इसके दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड दिखने में तो बड़ा ही सीधा है, पर जो दिखाई देता है वो बड़ा सीधे से प्रेजेंट होता है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, और दूसरी जो लाइन हम प्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट मेथड में वो है कैश पेड टू एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स। अब ऐसे लगता है कि बहुत ही सीधा सा मसला है कि सामने सामने लिखा हुआ है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स और कैश पेड टू सप्लायर्स और एम्प्लॉयज, पर इसके लिए हमें P&L को जाके देखना होगा, बैलेंस शीट को जाके देखना होगा कि जो कैश हमें कस्टमर से मिला ये कैश सेल की वजह से मिला या हमने उधार पे बेचा था तो हमारा रिसीवेबल्स कम हुआ है। उसमें भी हमें ये देखना होता है कितना बैड डेट था। जो रिसीवेबल कम हुआ सारा का सारा क्या हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि सारा का सारा कैश हमें मिल चुका है, या कुछ ऐसा अमाउंट भी था जो हमें राइट ऑफ भी करना पड़ा। तो बहुत सारे छुपे हुए ट्रांजैक्शंस इस कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स के पीछे होते हैं जो हमें बैलेंस शीट और P&L की फिगर से मालूम पड़ते हैं। ये जो कैश आया है सिर्फ इतना ही आया है, रिसीवेबल्स मेरा कम हुआ है, बट वो रिसीवेबल्स ज़रूरी नहीं कि पैसा आने की वजह से कम हुआ। रिसीवेबल्स बढ़ा किस वजह से, रिसीवेबल्स किसी और कारण से भी कम हो सकता है कि वहाँ पे हमने बैड डेट राइट ऑफ किया था या पहले कोई बैड डेट राइट ऑफ किया था वो बाद में रिकवर हो गया। सारे कारण हमें जानने होते हैं और किस वजह से कितना पैसा हमारे पास आया है। कैश पेड टू सप्लायर्स और एम्प्लॉयज़ में हमने ये देखना है कि कितनी सैलरीज थी, कितनी वेजेस थी जो हमने पे की, कितनी आउटस्टैंडिंग थी, कितनी साल का एक्सपेंस है। सप्लायर्स को जो पेमेंट है उसको जानने के लिए हमें परचेजेस का ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी परचेजेस इस बार रिकॉर्ड हुई, कितनी क्रेडिट परचेजेस है, कितनी कैश परचेजेस है, क्या कोई डिस्काउंट मिला हमें। ये सब बातों को ध्यान में रख के ही उस फिगर तक पहुंचा जाता है जो कह सकते हैं कैश पेड टू सप्लायर्स। अब पीछे की कहानी के लिए हमें ये सारे अकाउंट बैलेंसेस को खंगालना होगा, तभी जाके हमें पता चलता है कि कितना कैश आया, कितना कैश गया। दिखने में बड़ा सीधा है, पर ये सारे अकाउंट्स को टच करता है जिनको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके बाद इसमें से इंटरेस्ट पेड और टैक्सेस पेड माइनस होंगे तो हमें पता चल जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये था मेरा डायरेक्ट मेथड। ज़्यादातर कंपनियां इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करती हैं। इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा सटीक है और ज़्यादा लॉजिकल है। वो हमें साफ साफ शब्दों में बताता है कि ये जो मेरा प्रॉफिट है बिफोर टैक्सेशन, ये हमने कैलकुलेट किया है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। इस प्रॉफिट में अगर नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट कर दें जैसे डिप्रिशिएशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, उन्हें अगर हम प्लस माइनस कर दें इस प्रॉफिट में से तो हमें एक्चुअल कैश मूवमेंट के बारे में पता चलेगा। इन्वेस्टमेंट इनकम को यहाँ से हटाकर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे, इसलिए यहाँ से हटा देते हैं। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को अलग से देखते हैं कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैसे हुए। बैलेंस शीट में जाके देखते हैं कि इन्वेंट्रीज का बैलेंस पिछले साल 3,000 रुपये था, अब इन्वेंट्रीज का बैलेंस 5,000 रुपये है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कैश कम हुआ कि कैश बढ़ा। अगर मेरी इन्वेंट्रीज का ओपनिंग बैलेंस 3,000 रुपये है और क्लोजिंग बैलेंस 5,000 रुपये है, इसका मतलब ये है कि 2,000 रुपये और हमने इन्वेंट्रीज में डाल दिए। हमारा कैश इन्वेंट्रीज के रूप में अब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कैश इन्वेंट्रीज में यूज हो चुका है, कैश हमारे पास नहीं बचा। क्योंकि कैश होता तो हम उसे कैश में रिकॉर्ड करते, वो कैश कम होके इन्वेंट्रीज के रूप में अब दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में। और वही इन्वेंट्रीज कम होती, 7,000 की इन्वेंट्री थी जब साल की शुरुआत की थी और अब इन्वेंट्रीज बची हैं 3,000 की। इसका मतलब ये होता कि हमने उन इन्वेंट्रीज को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास कैश बढ़ा है। ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स को जब हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि रिसीवेबल्स हमारा साल की शुरुआत में 12,000 रुपये था, अब 7,000 रह चुका है। इसका मतलब 12,000 रुपये हमारे कस्टमर से हमने लेने थे, उसमें से 5,000 रुपये हमें मिल चुके हैं और अभी भी जो उधार हमने लोगों से लेना है वो 7,000 रुपये। इसका मतलब कैश हमारे बिजनेस में बढ़ा है।
तो इसके उलट होता कि साल के शुरुआत में 12,000 थे और अब साल के एंड में 19,000 रुपये का रिसीवेबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अब हमने और ज़्यादा उधार लोगों को दे दिया है। पहले से ही उधार 12,000 था, अब 19,000 हो गया है। लोगों से हमें 7,000 रुपये और मांगने पड़ेंगे। हमारा कैश और टाइट हो गया है, टाई अप हो गया है रिसीवेबल्स में। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कैश कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हमने 7,000 का कैश और खो दिया। कमी आ गई है 7,000 के कैश की, जो वापस आ सकता था। चाहते तो इसे कैश में सेल करते तो ये 7,000 तो ना फंसता रिसीवेबल में, बट 12,000 का रिसीवेबल अब 19,000 का हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 7,000 कैश और कम हो गया बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हमें इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन इन्वेंट्री से ये समझना है कि इसकी वजह से कैश टाई अप होता है, और जब भी इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल्स कम होते हैं इसकी वजह से कैश बिजनेस में वापस लौटता है। ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स इसके उलट होंगे। हमने सप्लायर को 20,000 रुपये देने थे जब साल की शुरुआत हुई। अब जाके बैलेंस शीट में देखा तो पता लगा सिर्फ 9,000 रुपये देने बाकी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस साल के दौरान हमने 11,000 रुपये लौटा दिए, हमारा कैश कम हुआ। तो पेबल्स अगर कम होते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर के बीच में, इसका मतलब कैश हमारी जेब से जा चुका है, हमने वापस लौटा दिया है उस सप्लायर को जिसने हमारी मदद की थी। ये मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे सप्लायर के साथ एक रिलेशनशिप भी मेंटेन होता है। अगर हमने टाइम पे नहीं पे किया तो कल को हम मुश्किल में फंस सकते हैं। हमने देखा जब साल की शुरुआत की थी तो 20,000 कैश हमने देना था, और अब पता लगा कि 35,000 देना है। इसका मतलब हम किसी और का कैश यूज़ कर रहे हैं, उसे टाइम पे ना लौटा के हमने और उधारी ले ली है, पैसा टाइम पे नहीं दिया है। इसका मतलब किसी और का कैश हमने टाई अप कर लिया है। तो बिजनेस के लिहाज से उसे बढ़ा हुआ कैश मानते हैं कि हमने कैश अपने आप बढ़ा लिया है। 15,000 का कैश हमारे यहाँ और बढ़ चुका है। इन सारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को जो रिसीवेबल, पेबल, इन्वेंट्री या मेरे करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी से रिलेटेड हैं, उन्हें हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये मूवमेंट भी हमने देखना है। इस मूवमेंट की वजह से कैश बढ़ा या कैश कम हुआ। तो हमारे जो इनडायरेक्ट मेथड है वो शुरू होते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से। उसमें नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट होता है। ऐसी आइटम्स जो इनडायरेक्ट मेथड का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, उन्हें हम निकाल कर दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम। फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी ऐड बैक कर देते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेड में क्या फ़र्क है? इंटरेस्ट पेड जो है वो कूपन रेट पे हो सकता है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे रिकॉर्ड हुआ होगा। तो पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, और पेमेंट जो होती है वो कूपन रेट पे, रिसीप्ट्स और पेमेंट्स हो सकता है किसी अलग रेट पे हो। इसलिए हमें नॉन कैश आइटम को वापस ऐड बैक करना पड़ता है। हम एक्चुअल में इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम की तरह है, और इंटरेस्ट पेड को माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। तो हमने जब शुरू किया तो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से शुरू कर दिया। इसका मतलब हमने टैक्स को इसके परवी से बाहर रखा, और जो भी हमने टैक्स एक्चुअल में पे किया वो इसमें से माइनस करेंगे, तो हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा। तो ये थे दो तरीके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को जानने के। एक था डायरेक्ट मेथड, एक था इनडायरेक्ट मेथड। ऐसे कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए नहीं बने हैं। तो ध्यान रखना, ये जो तरीके दिए गए हैं ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए है कि आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से पता कर सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो कितना है, और इनडायरेक्ट मेथड से भी पता कर सकते हैं कितना कैश फ्लो मूवमेंट है। ज़्यादा पॉपुलर मेथड जो दुनिया में चलता है या एंटिटीज़ ज़्यादा प्रेफर करती हैं वो है इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है, ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन है इसका,
क्योंकि इसमें कुछ छुपा नहीं हुआ है, सब कुछ आंखों के सामने है, सारी मूवमेंट्स हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये एक बेहतर प्रेजेंटेशन हमें देता है। जो प्रेफर्ड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई भी मेथड आपके यहाँ टेस्ट हो सकता है, तो हमें दोनों जानने होंगे, बट रियलिटी में रियल लाइफ में हम इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादातर यूज़ करते हैं।